हम बात करेंगे इलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले बात की गई है टाइम ऑफ इलेक्शंस के बारे में, और ये हमें पता है कि लोकसभा के लिए और हर एक स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए यूजुअली इलेक्शंस करवाए जाते हैं उनका टेन्योर खत्म होने के बाद। और टेन्योर कितना होता है इनका? 5 साल का टेन्योर होता है। बट टेन्योर खत्म होने से पहले भी लोकसभा को डिसॉल्व किया जा सकता है। और डिसॉल्व कौन करता है? प्रेसिडेंट डिसॉल्व करते हैं। बट प्रेसिडेंट अपनी इच्छा से डिसॉल्व नहीं करते हैं। प्रेसिडेंट सिर्फ तब डिसॉल्व करेंगे जब गवर्नमेंट को लोकसभा में मेजॉरिटी सपोर्ट मिलना बंद हो जाएगा और कोई ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट नहीं होगी टेक ओवर करने के लिए, तो लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया जाएगा उसका टेन्योर खत्म होने से पहले बाय द प्रेसिडेंट। और यही सारा काम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए कौन करता है? गवर्नर करते हैं। दोनों ही सूरतों में, या तो टेन्योर ओवर हो गया हो या डिसॉल्व कर दिया गया हो, दोनों ही सूरतों में जब ये डिसाइड हो जाता है कि इलेक्शंस होने ही होने हैं, तो फिर रोल आता है इलेक्शन कमीशन का। बिकॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि डिसॉल्व्ड लोकसभा के लास्ट सेशन और नए लोकसभा के कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता है। जब लास्ट लोकसभा का लास्ट सेशन होगा उसके विदिन 6 मंथ्स में इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन करवाना ही करवाना पड़ेगा, ये लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। और इलेक्शन कमीशन कैसे फंक्शन करता है? इलेक्शन कमीशन पूरी तैयारी करता है और फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू इलेक्शन शेड्यूल को अनाउंस कर देता है। इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस कर दिया जाता है। जैसे ही इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस होता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो फोर्स में आ जाता है, वो इफेक्ट में आ जाता है। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है इसके बारे में अपन बात करेंगे आगे चलते हुए। इलेक्शन शेड्यूल को अनाउंस कर दिया गया, जैसे ही इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होगा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फोर्स में आ जाएगा और फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की फॉर्मल प्रोसेस को शुरू करता है। इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशंस इशू करता है और इलेक्टोरेट को, आम जनता को जानकारी देता है। उनको बोलता है, उनको इनवाइट करता है कि देखो इलेक्शन होने वाले हैं, आप आओ, पार्टिसिपेट करो, वोट डालो और अपने मेंबर्स को इलेक्ट करो। ये अनाउंसमेंट हो गया, फॉर्मल प्रोसेस की शुरुआत हो गई। इसके बाद कैंडिडेट्स जो कि चुनाव लड़ना चाहते हैं उनको 1 हफ्ते का टाइम दिया जाता है अपने नॉमिनेशन पेपर्स को फाइल करने के लिए। जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में नॉमिनेशन पेपर्स को फाइल करने के लिए 1 हफ्ते का टाइम दिया जाता है। ये जितने भी नॉमिनेशन पेपर्स हैं जब ये फाइल हो जाते हैं तो इनको चेक किया जाता है। और इनको चेक कौन करता है? रिटर्निंग ऑफिसर चेक करता है। कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो भी रिटर्निंग ऑफिसर होगा वो चेक करेगा, देखेगा कि नॉमिनेशन पेपर्स ठीक हैं या कुछ गड़बड़ है। अगर नॉमिनेशन पेपर्स में कुछ गड़बड़ है तो उस नॉमिनेशन पेपर को रिजेक्ट कर दिया जाएगा आफ्टर समरी हियरिंग। जिस भी कैंडिडेट के नॉमिनेशन को रिजेक्ट किया जाएगा उसको बताया जाएगा कि किन ग्राउंड्स पे, किन बेसिस पे उसके नॉमिनेशन पेपर्स को रिजेक्ट किया जा रहा है। रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर बचे हुए जो वैलिड नॉमिनेशंस हैं, जो वैलिड नॉमिनेशंस वाले कैंडिडेट्स हैं, उनको स्क्रूटिनी के बाद में 2 दिन और दिए जाएंगे। उनको 2 दिन दिए जाएंगे कि अगर आपको विड्रॉ करना है, अगर आपका अभी भी मन है चुनाव नहीं लड़ने का, तो आप विड्रॉ कर लो। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे ही हवा बनाने के लिए भी तो फाइल कर देते हैं नॉमिनेशन पेपर्स, तो उनको टाइम दिया जाता है कि भैया आपने गलती कर ली, मान लिया, लेकिन आपको 2 दिन दे रहे हैं हम, अगर आपको विड्रॉ करना है तो विड्रॉ कर लो। बहुत सिंपल। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन शेड्यूल को अनाउंस करता है। जैसे ही इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो इफेक्ट में आ जाता है, वो फोर्स में आ जाता है। और फिर इसके बाद इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन इशू करता है और इलेक्टोरेट को, आम जनता को बुलाता है, इनवाइट करता है कि इलेक्शन होने वाला है, आप पार्टिसिपेट करो, वोट डालो और अपने मेंबर्स को इलेक्ट करो। कैंडिडेट्स को 1 हफ्ते का टाइम दिया जाता है अपने नॉमिनेशन पेपर्स को फाइल करने के लिए। नॉमिनेशन पेपर्स को चेक करने का काम किसका है? रिटर्निंग ऑफिसर का। अगर कहीं कोई गड़बड़ होती है तो नॉमिनेशन पेपर्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है। जितने भी वैलिड नॉमिनेशंस होते हैं उन कैंडिडेट्स को भी 2 दिन का टाइम दिया जाता है विड्रॉ करने के लिए। अगर चुनाव नहीं लड़ना है तो विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन हाँ, जितने भी लोग नॉमिनेशन पेपर्स को फाइल करते हैं उन सब को ओथ दिलाई जाती है। और ओथ कौन दिलाता है? ऐसा ऑफिसर जिसको इलेक्शन कमीशन ने ऑथराइज किया हो। जनरली क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो भी रिटर्निंग ऑफिसर होता है या फिर असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, वो दिलाता है कैंडिडेट्स को ओथ। जनरली तो रिटर्निंग ऑफिसर या फिर असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर ओथ दिलाता है कैंडिडेट्स को। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो कि प्रिजन में है, जो कि जेल में है, तो उसको ओथ दिलाने का काम किसका है? सुपरिटेंडेंट ऑफ प्रिजन का। अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में है तो उसको ओथ दिलाने का काम किसका है? कमांडेंट ऑफ डिटेंशन कैंप का। अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है
तो उसको ओथ दिलाने का काम किसका है? मेडिकल सुपरिटेंडेंट इंचार्ज ऑफ हॉस्पिटल। अगर मेडिकल सुपरिटेंडेंट इंचार्ज ऑफ हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं है तो वो मेडिकल प्रैक्टिशनर जो कि उसको अटेंड कर रहा है वो उसको ओथ दिला देगा। और अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो कि इंडिया के बाहर है तो उसको इंडियन एम्बेसडर या हाई कमिश्नर ओथ दिलाएंगे, या फिर डिप्लोमेटिक काउंसलर जिसको कि इंडियन एम्बेसडर ने अपॉइंट किया इस काम के लिए, वो ओथ दिलाएगा। बड़ा सिंपल। जनरली तो क्या होता है, रिटर्निंग ऑफिसर या फिर असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर ओथ दिलाते हैं कैंडिडेट्स को। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो कि जेल में है, प्रिजन में है, तो उसको ओथ कौन दिलाता है? सुपरिटेंडेंट ऑफ प्रिजन। अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में है तो उसको ओथ कौन दिलाता है? कमांडेंट ऑफ डिटेंशन कैंप। अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो कि हॉस्पिटल में है तो उसको ओथ कौन दिलाता है? मेडिकल सुपरिटेंडेंट इंचार्ज ऑफ हॉस्पिटल। और अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो कि इंडिया से बाहर है तो उसको ओथ कौन दिलाता है? इंडियन एम्बेसडर या फिर हाई कमिश्नर। लेकिन जो भी कैंडिडेट है उसको इन पर्सन ओथ लेनी ही लेनी होती है इमीडिएटली आफ्टर प्रेजेंटिंग हिज नॉमिनेशन पेपर्स। जैसे ही आप नॉमिनेशन पेपर्स को फाइल करोगे उसके इमीडिएटली बाद में आपको ओथ लेनी पड़ेगी। मैक्सिमम ये किया जा सकता है अगर कोई दिक्कत है तो, कि जिस दिन आपके पेपर्स को, नॉमिनेशन पेपर्स को स्क्रूटनाइज किया जाएगा, चेक किया जाएगा, कम से कम एक दिन पहले तक तो आपको ओथ लेनी ही लेनी पड़ेगी, उसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। और फिर जब ये डिसाइड हो जाता है कि ये लोग हैं वैलिड कैंडिडेट्स जो कि चुनाव लड़ने वाले हैं, तो शुरू होता है इलेक्शन कैंपेन। इलेक्शन कैंपेन के लिए सभी कैंडिडेट्स को कम से कम 2 हफ्ते दिए जाते हैं। कम से कम कितने हफ्ते दिए जाते हैं? 2 हफ्ते। जब इलेक्शन कमीशन को पता चल गया कि ये कैंडिडेट्स हैं जो कि चुनाव लड़ेंगे, उनकी पूरी लिस्ट तैयार हो गई, तो उन कैंडिडेट्स को कम से कम 2 हफ्ते दिए जाते हैं इलेक्शन कैंपेन के लिए। कैंडिडेट्स जाते हैं, कैंपेन करते हैं, बताते हैं कि उनको वोट क्यों दिया जाए, लोगों को अपनी तरफ लुभाने की कोशिश करते हैं। कम से कम 2 हफ्ते कैंपेन के लिए दिए जाते हैं। लेकिन ये जो कैंपेन है ये पोलिंग से 48 घंटे पहले ख़त्म हो जाती है ऑफिशियली। जब वोट डलना है उससे 48 आवर्स पहले ये कैंपेन बंद हो जाती है, इसको बैन कर दिया जाता है। और इस पूरे दौरान मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लागू होता है। जैसे ही इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हुआ तभी से ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है ये लागू हो जाता है। इसको तैयार कौन करता है? इलेक्शन कमीशन करता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन इसको तैयार करता है ऑन द बेसिस ऑफ अ कंसेंसस अमंग पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज से बातचीत करके उनकी सहमति के साथ में इलेक्शन कमीशन तैयार करता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को। ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है इसमें ब्रॉड गाइडलाइंस दी जाती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, कैंडिडेट्स के लिए। उनको बताया जाता है कि वो अपने इलेक्शन कैंपेन को कैसे कंडक्ट करेंगे। भाई कोई कैंडिडेट भड़काऊ भाषण ना दे दे, कोई कैंडिडेट कुछ गलत माल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व ना हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर का कोई सिचुएशन क्रिएट ना हो जाए। तो व्यवस्था को सही रखने के लिए और सभी कैंडिडेट्स के लिए, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड को मेंटेन करने के लिए, अब सरकार का कोई कैंडिडेट है उसको कोई अनड्यू एडवांटेज ना मिल जाए, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को तैयार किया जाता है। बहुत सिंपल, इलेक्शन कैंपेन के लिए कम से कम कितने हफ्ते मिलते हैं? 2 हफ्ते मिलते हैं। जब पोलिंग होने वाली होती है उससे 48 घंटे पहले ये कैंपेन ख़त्म कर दी जाती है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को तैयार कौन करता है? इलेक्शन कमीशन, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ अ कंसेंसस अमंग पॉलिटिकल पार्टीज। फिर पोलिंग डे पे क्या होता है? पोलिंग डे पे वोटिंग होती है, और वोटिंग जो है वो हमारे कंट्री में नॉर्मली कई दिनों तक चलती है। अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अलग अलग दिनों पे वोटिंग होती है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज हमारा इलेक्टोरेट लंबा चौड़ा है। वर्कलोड को मैनेज करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज करने के लिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को इंश्योर करने के लिए ये किया जाता है कि डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अलग अलग दिनों पे वोटिंग करवाई जाती है। पहले तो वोटिंग होती थी वैलिड पेपर्स से, अब तो ईवीएम्स को भी यूज़ किया जाता है। और होता क्या है, जब ये फाइनल हो जाता है कि कौन कौन से कैंडिडेट्स चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है वो कंपीटिंग कैंडिडेट्स की एक लिस्ट तैयार करता है और इसको प्रिंट करवाया जाता है। इसको बुलाया जाता है वैलिड पेपर। ये जो वैलिड पेपर होता है इसमें सभी कैंडिडेट्स के नाम होते हैं जो कि चुनाव लड़ रहे होते हैं। बेसिकली उन कैंडिडेट्स के नाम, और ये जो नाम है ये किस लैंग्वेज में होते हैं? उस लैंग्वेज में जो कि इलेक्शन कमीशन ने डिटरमाइन करी है। और साथ ही साथ इन सभी कैंडिडेट्स का सिंबल भी उस वैलिड पेपर के ऊपर होता है। पहले तो वैलिड पेपर पे ही वोट हुआ करता था, लेकिन 1998 से ईवीएम्स का यूज़ बढ़ता जा रहा है। इनफैक्ट 2003 में
सभी स्टेट के इलेक्शंस के लिए और सभी बाय इलेक्शंस के लिए पहली बार ईवीएम्स को यूज़ किया गया था। सभी स्टेट के इलेक्शंस के लिए और सभी बाय इलेक्शंस के लिए ईवीएम्स का यूज़ इंडिया में सबसे पहली बार कब किया गया? 2003 में। और 2004 में लोकसभा के इलेक्शंस के लिए सिर्फ ईवीएम्स को यूज़ किया गया था। और अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये देखने को मिल रहा है कि ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज़ बढ़ते ही जा रहा है। बेसिकली वोट्स को रिकॉर्ड करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है एक ईवीएम। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे इनवैलिड और जो डाउटफुल वोट्स पहले पड़ जाते थे उनकी पॉसिबिलिटी को ईवीएम एलिमिनेट करती है। ये जो काउंटिंग होती है वोट डलने के बाद, उस काउंटिंग को फास्टर करती है ईवीएम। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड है, बिकॉज पेपर का यूज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और पेपर जो है वो पेड़ से बनता है तो पेड़ नहीं काटने पड़ते हैं। प्रिंटिंग की कॉस्ट एकदम ख़त्म हो जाती है, बिकॉज वैलिड पेपर्स जो हैं वो प्रिंट नहीं करने पड़ते हैं। हालांकि ये एडवांटेजेस दिए हुए हैं लक्ष्मीकांत में, इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस के बारे में भी बातचीत होती है। आए दिन इस पर डिबेट चलती है, डिस्कशन चलता है। तो ईवीएम्स के बारे में थोड़ा देखो कि डिसएडवांटेजेस क्या हैं, थोड़ा देखो कि और एडवांटेजेस क्या हैं, थोड़ा ये भी देखो कि आगे वे फॉरवर्ड क्या हो सकती है। ये यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको देखो। हमारे यहाँ पे वोटिंग प्रोसीजर कैसा होता है? सीक्रेट बैलेट होता है। आदमी गुप्त मतदान करता है, किसी को पता नहीं होता कि उसने किसको वोट डाला है। पोलिंग कहाँ पे होती है? पोलिंग होती है जनरली पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में। किसी स्कूल को पोलिंग स्टेशन बनाया जाएगा या किसी कम्युनिटी हॉल को पोलिंग स्टेशन बनाया जाएगा। लेकिन हाँ, इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिसर्स होते हैं वो ये कोशिश करते हैं कि पोलिंग स्टेशन इस तरीके से सेटअप किया जाए कि जो लोग उस पर वोट डालने के लिए आने वाले हैं उनको 2 किलोमीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस ट्रेवल ना करना पड़े। ये कोशिश करता है इलेक्शन कमीशन का ऑफिसर कि किसी भी वोटर को 2 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रेवल ना करना पड़े वोट डालने के लिए। और ये भी कोशिश की जाती है कि किसी भी पोलिंग स्टेशन के ऊपर 1500 से ज़्यादा वोटर्स वोट डालने के लिए ना आएँ। और हर एक पोलिंग स्टेशन जिस दिन इलेक्शन होता है उस दिन कम से कम 8 घंटे तक ओपन रहता है। देखो अपन क्या बात कर रहे हैं, एक तो सीक्रेट बैलेट के थ्रू हमारे यहाँ पे वोटिंग होती है, दूसरा पोलिंग स्टेशन कहाँ बनाया जाता है? यूजुअली पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में, स्कूल्स में या कम्युनिटी हॉल्स वगैरह में। जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स हैं वो ये कोशिश करते हैं कि किसी भी वोटर को 2 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रेवल ना करना पड़े वोट डालने के लिए। कुछ इस तरीके से इन पोलिंग स्टेशंस को सेटअप किया जाता है। और किसी भी पोलिंग स्टेशन के ऊपर 1500 से ज़्यादा वोटर्स वोट डालने ना आए और हर एक पोलिंग स्टेशन कम से कम 8 घंटे के लिए ओपन रहता है पोलिंग वाले दिन। और पोलिंग स्टेशन पे होता क्या है, जब भी कोई इलेक्टोर वोट डालने के लिए आता है तो उसका नाम देखा जाता है इलेक्टोरल रोल में कि भाई रजिस्टर्ड है भी या नहीं। फिर उसके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाता है, देखा जाता है कि डॉक्यूमेंट सही है नहीं है। फिर उसके लेफ्ट 4 फिंगर पे इंक लगाई जाती है और उसको एक वोटर स्लिप इशू कर दी जाती है। जब वोटर स्लिप इशू कर दी जाती है तो वोटर को अलाउ कर दिया जाता है कि आप अपना वोट डाल के आ जाओ। और ये जो वोट डलेगा ये कैसे डलेगा? जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर वैलेट बटन को एक्टिव करेगा फ्रॉम द कंट्रोल यूनिट और फिर अल्टीमेटली वोट डल जाएगा। वोट डाल के जो वोटर है वो बाहर चला जाएगा। इलेक्शंस को सुपरवाइज करने के लिए इलेक्शन कमीशन बहुत सारे ऑब्जर्वर्स को नॉमिनेट करता है और इन ऑब्जर्वर्स के बारे में अपन ने पढ़ा हुआ है। ऑब्जर्वर्स का काम क्या है? ये देखना कि जो इलेक्शन है वो फ्री हो, वो फेयर हो, उसमें कोई घपला ना हो। मीडिया कवरेज भी अलाउ की जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी हो। बट हाँ, वो उतना ध्यान रखा जाता है कि आप सीक्रेट वैलेट उसकी सीक्रेसी को नहीं तोड़ सकते हो। बाकी हाँ, मीडिया पर्सन्स को पासेस दिए जाते हैं कि वो पोलिंग स्टेशन में एंटर कर सकते हैं, वहाँ पे पोल प्रोसेस को कवर कर सकते हैं, काउंटिंग हॉल्स को भी वो कवर कर सकते हैं, निगरानी रख सकते हैं। मतलब पूरे देश के लिए एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने के लिए मीडिया को अलाउ किया गया कवर करने के लिए। मीडिया जो है वो ओपिनियन पोल्स कंडक्ट करने के लिए भी फ्री है, लेकिन ओपिनियन पोल्स के जो रिजल्ट्स हैं वो जिस दिन पोलिंग शुरू हो रही है उससे पहले और जिस दिन पोलिंग खत्म हो रही है उससे एक दिन बाद तक उनको पब्लिश नहीं कर सकते हैं। दे कैन नॉट बी पब्लिश्ड बिटवीन 2 days बिफोर स्टार्ट ऑफ द पोलिंग एंड आफ्टर क्लोज ऑफ द पोल इन एनी कॉन्स्टिट्यूएंसी। और जितने भी एग्जिट पोल्स होते हैं उनको पब्लिश किया जा सकता है ओनली आफ्टर हाफ एन आवर ऑफ एंड ऑफ पोलिंग आवर्स ऑन लास्ट डे ऑफ पोल। जब पोलिंग का लास्ट डे होगा उसके कम से कम आधे घंटे के बाद ही आप एग्जिट पोल्स को पब्लिश कर सकते हैं। ओपिनियन पोल्स और एग्जिट पोल्स में फ़र्क क्या होता है? ओपिनियन पोल्स होते हैं बेसिकली प्री इलेक्शन जो लोगों का मूड लिया जाता है उसको बोल देते हैं ओपिनियन पोल, और एग्जिट पोल होता है
जब लोग बाग वोट डाल के बाहर आते हैं तो उसके बाद क्या मूड है उसको बुलाया जाता है एग्जिट पोल। ओपिनियन पोल्स को पोलिंग से एक दिन पहले और पोलिंग के एक दिन बाद तक पब्लिश नहीं किया जा सकता है, और जो एग्जिट पोल्स हैं उनको जब लास्ट पोलिंग डे होगा, जब लास्ट पोलिंग डे पे पोलिंग खत्म होगी तो उसके कम से कम आधे घंटे बाद ही पब्लिश किया जा सकता है। इसके अलावा फिर की जाती है काउंटिंग ऑफ वोट्स। ये जो वोट्स की काउंटिंग है ये किसके सुपरविजन में होती है? रिटर्निंग ऑफिसर के और ऑब्जर्वर्स के सुपरविजन में। जो भी कैंडिडेट जीतता है उसका नाम अनाउंस कौन करता है? रिटर्निंग ऑफिसर अनाउंस करता है। हमारे यहाँ पे इलेक्शंस के लिए कौन सा मेथड फॉलो किया जाता है? फर्स्ट पास द पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टम। बेसिकली जिसको मैक्सिमम वोट्स मिलेंगे उसको विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जब सभी विनर्स का पता चल जाता है तो इलेक्शन कमीशन सभी विनर्स की एक लिस्ट तैयार करता है और उस लिस्ट को एक नोटिफिकेशन के थ्रू पब्लिश कर दिया जाता है और बोल दिया जाता है कि साहब हाउस को कॉन्स्टिट्यूट किया जाए। जब लिस्ट पब्लिश हो जाती है तो प्रेसिडेंट लोकसभा के लिए और गवर्नर जो हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए कन्वीन करने के लिए बोल देते हैं कि साहब अब कन्वीन किया जाए, जो नए मेंबर्स आए चुन के उनको बुलाया जाए, हाउस की शुरुआत की जाए। अपन ने ये भी पढ़ा हुआ है इलेक्शन पेटिशन के बारे में। इलेक्शन पेटिशन के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले वाले सेशन में ही की थी। किसी भी इलेक्शन को क्वेश्चन सिर्फ इलेक्शन पेटिशन के थ्रू किया जा सकता है। क्या इसमें गड़बड़ हुई है, घपला हुआ है, तो सिर्फ इलेक्शन पेटिशन के थ्रू क्वेश्चन किया जा सकता है। और ये जो इलेक्शन पेटिशन है ये सिर्फ उस अथॉरिटी के सामने फाइल की जा सकती है जिसको कानून ने ऑथराइज किया है, और उसी तरीके से फाइल की जा सकती है जिस तरीके से लॉ ने ऑथराइज किया है। आज की डेट में इलेक्शन पेटिशन की सुनवाई कौन करता है? स्टेट का हाई कोर्ट करता है। एंड इट इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी सिविल सूट, इट इज़ ट्रीटेड एज कॉन्टेस्ट इन विच होल कॉन्स्टिट्यूएंसी इज इन्वॉल्व। ये कोई ऑर्डिनरी सिविल सूट नहीं है कि एक आदमी की गलती है। ये माना जाता है कि पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इन्वॉल्व है। अगर इलेक्शन में कोई घपला पाया जाएगा तो फिर पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए दोबारा से चुनाव होगा, तो पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी का इन्वॉल्वमेंट माना जाता है, ऑर्डिनरी सिविल सूट नहीं है। और इसके साथ इलेक्शन प्रोसेस की बातचीत खत्म हो गई। अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में देखें तो ये सारी चीज़ें अपने को पता हैं। देखो कहा क्या गया है, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन शेड्यूल को अनाउंस करता है, फिर नोटिफिकेशंस इशू करता है और इलेक्टोरेट को बोलता है कि आओ वोट डालो। कैंडिडेट्स को एक हफ्ते का टाइम दिया जाता है नॉमिनेशन पेपर्स को फाइल करने के लिए। नॉमिनेशन पेपर्स को चेक करने का काम किसका? रिटर्निंग ऑफिसर का। जिनमें गड़बड़ है उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। जो वैलिड नॉमिनेशंस होते हैं उन कैंडिडेट्स को 2 दिन का टाइम और दिया जाता है कि अगर आपको विड्रॉ करना है तो विड्रॉ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कैंडिडेट्स को ओथ दिलाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। जनरली ओथ कौन दिलाता है? रिटर्निंग ऑफिसर या असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट प्रिजन में है तो उसको ओथ कौन दिलाता है? सुपरिटेंडेंट ऑफ प्रिजन। अगर कोई कैंडिडेट प्रिवेंटिव डिटेंशन में है तो उसको कौन ओथ दिलाता है? कमांडेंट ऑफ डिटेंशन कैंप। अगर कोई कैंडिडेट हॉस्पिटल में है तो उसको ओथ कौन दिलाता है? मेडिकल सुपरिटेंडेंट इंचार्ज ऑफ हॉस्पिटल। और अगर कोई कैंडिडेट इंडिया से बाहर है तो उसको ओथ कौन दिलाता है? इंडियन एम्बेसडर या फिर हाई कमिश्नर। लेकिन हाँ, जैसे ही आप नॉमिनेशन पेपर्स को फाइल करेंगे आपको ओथ लेनी ही लेनी पड़ेगी, इन पर्सन लेनी पड़ेगी। मैक्सिमम ये किया जा सकता है कि जिस दिन आपके नॉमिनेशन पेपर्स की स्क्रूटनी होनी है, चेक होना है, उससे कम से कम एक दिन पहले तक तो आपको ओथ लेनी ही लेनी पड़ेगी। इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत होती है, कम से कम 2 हफ्ते दिए जाते हैं इलेक्शन कैंपेन के लिए, और जब पोलिंग होने वाली होती है उससे 48 आवर्स पहले ये कैंपेन खत्म हो जाता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इवॉल्व कौन करता है? इलेक्शन कमीशन, ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंसस अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज। पोलिंग हमारे यहाँ पे डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए अलग अलग दिनों पे होती है। क्यों? क्योंकि बड़ा लंबा चौड़ा इलेक्टोरेट है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना हो और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों, उसकी वजह से ऐसा किया जाता है। नॉमिनेशन जब सारे कैंडिडेट्स के क्लियर हो जाते हैं तो रिटर्निंग ऑफिसर लिस्ट तैयार करता है, इसको प्रिंट करवाता है, इसको बोलते हैं वैलिड पेपर। वैलिड पेपर में कैंडिडेट का नाम होता है और सिंबल होता है। 1998 के बाद से हमारी कंट्री में ईवीएम्स का यूज़ बढ़ता ही जा रहा है। 2003 में सभी स्टेट के इलेक्शंस के लिए और बाई इलेक्शंस के लिए ईवीएम्स को यूज़ किया गया था। 2004 में लोकसभा के इलेक्शंस के लिए ईवीएम्स का ही यूज़ किया गया था। ये जो ईवीएम है ये इसके फ़ायदे हैं, जैसे इनवैलिड या डाउटफुल वोट्स जो हैं वो नहीं पड़ते हैं। एनवायरमेंटल फ्रेंडली है बिकॉज पेपर का यूज़ नहीं होता। कॉस्ट कम हो जाती है बिकॉज प्रिंटिंग की कॉस्ट नहीं आती है, और काउंटिंग को फास्टर कर देता है। लेकिन इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो आपको पढ़ने चाहिए और वे फॉरवर्ड पे भी बातचीत करनी चाहिए, देखना चाहिए कि आगे अपन किस रास्ते पर चलना चाहिए। फिर वोटिंग प्रोसीजर सीक्रेट बैलेट के थ्रू होता है। इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिसर्स हैं वो इंश्योर करते हैं कि पोलिंग स्टेशन ऐसे लोकेट किया जाए कि किसी भी वोटर को 2 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रेवल ना करना पड़े,
और एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर 500 से ज़्यादा वोटर्स वोट डालने के लिए ना आए। कोई भी पोलिंग स्टेशन पोलिंग वाले दिन कम से कम 8 घंटे खुला रहता है। पोलिंग स्टेशन में क्या होता है कि पहले तो आपका नाम चेक किया जाएगा कि नाम इलेक्टोरल रोल में है भी या नहीं, फिर आपका डॉक्यूमेंट आइडेंटिफाई किया जाएगा, फिर आपके लेफ्ट 4 फिंगर पे इंक लगाई जाएगी, फिर एक वोटर स्लिप आपको दे दी जाएगी और आपको आपका वोट कास्ट करने की परमिशन दे दी जाएगी। और वोट कब कास्ट होगा? जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर कंट्रोल यूनिट से वैलिड बटन को एक्टिव करेगा, फिर आप वोट डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत सारे ऑब्जर्वर्स होते हैं जो कि ध्यान रखते हैं कि इलेक्शन ठीक तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। मीडिया को अलाउ किया जाता है ताकि ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योर की जा सके। फिर वोट्स की काउंटिंग होती है, और काउंटिंग किसकी निगरानी में होती है? काउंटिंग होती है रिटर्निंग ऑफिसर और ऑब्जर्वर्स की निगरानी में। और ये जो कैंडिडेट जीतते हैं उनका नाम अनाउंस कौन करता है? रिटर्निंग ऑफिसर करता है। हमारे यहाँ पे इलेक्शन में कौन सा सिस्टम चलता है? फर्स्ट पास द पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टम। मतलब बड़ा सिंपल है, जिसको मैक्सिमम वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा। जितने भी विनर्स होते हैं उनकी एक लिस्ट तैयार करता है इलेक्शन कमीशन और उसको नोटिफिकेशन के थ्रू पब्लिश कर दिया जाता है। बोल दिया जाता है कि भाई हाउस को बुलाया जाए। प्रेसिडेंट लोकसभा को और गवर्नर लेजिस्लेटिव असेंबली को कन्वीन करते हैं। उसके बाद इलेक्शन पेटिशन ट्राई करने का काम किसका है? सिर्फ हाई कोर्ट का है। और इसके साथ ये चैप्टर खत्म हो गया। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।